हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक सीरीज जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ छोटे छोटे कंसेप्ट जो बहुत बार पूछे जाते हैं, सो दैट हमारा जो एग्जामिनेशन अभी आ रहा है, कुछ ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, लास्ट का 1 मंथ है, तो इस टाइम पीरियड पे हम छोटे छोटे कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें, डिटेल में क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझ सकें कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है जिसमें हम कम समय में अच्छे से तैयारी करेंगे और आपके लिए मैराथन सेशंस तो चल ही रहे हैं जिसमें हम एक ही क्लास में लगभग 2 से 3 घंटे का सेशन रहता है कम से कम, जिसमें हम पूरे का पूरा जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कवर करते हैं। तो ये सीरीज में आपके लिए कुछ खास है जो मैं लेके आई हूँ और ये आज आपके लिए सेशन है जो होने वाला है। तो आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आपको जो सारी क्लासेस की पीडीएफ वो कहाँ मिलती हैं, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से मिलती है, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेस के लिंक सारे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, फ्री क्विजेस और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, क्लासेस का एक्सेस मिलता है एप्लीकेशन के थ्रू। एंड साथ ही साथ अगर आप दिसंबर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं हमें कर सकते हैं, रिवीजन बैचेस भी चल रहे हैं। तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको सारे के सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 एंड पेपर 2 के कवर करवाए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए है। टेस्ट सीरीज अगर अभी तक भी नहीं लगाना स्टार्ट किया है तो लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी रियल तैयारी जो है वो होने वाली है। रियल टेस्ट आपका मॉक टेस्ट से ही होगा कि आप कितना अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं जो आपने सारी चीजें पढ़ी है। और ये हमारा टाइम टेबल है, ठीक है, जेआरएफ अड्डा चैनल पे आपके लिए टाइम टेबल है। मेरी जो क्लासेस होती है कॉमर्स की इस चैनल पे होती है, पेपर 1 की भी, एंड पेपर 1 में आपको जेआरएफ अड्डा मेन चैनल पे भी करवाती हूँ। तो आप लोग मुझे सुबह 9:15 बजे पेपर 1 के लिए एंड शाम को 5 बजे पेपर 2 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स आपकी हैवी डिमांड थी कि मैम लास्ट में क्रैश कोर्स ले आऊं, तो क्रैश कोर्स आपके लिए आ चुका है। कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जा रही है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का क्रैश कोर्स है, लाइव क्रैश कोर्स। और अगर आप पेपर 2 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैप्सूल कोर्स है जिसमें आपको पूरी की पूरी रिवीजन मिल जाएगी थ्योरी की। तो थ्योरी अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कैप्सूल कोर्स ले सकते हैं, 999 रुपीज का है ये। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इग्निशन बैच आपके लिए है। इग्निशन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, 4 सैम्पलिंग दी गई है। आपको बताना है कब कब किस सैम्पलिंग का यूज है जो किया जाता है। हिंदी में भी आप देख सकते हो। ओके, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मेरे को जजमेंटल सैम्पलिंग के अदर नेम्स जो होते हैं वो बताएंगे और किस टाइप की सैम्पलिंग है और इसके क्या क्या और नाम है। ठीक है, जजमेंटल सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है काफी बार। ओके, आंसर सभी का बी आ रहा है। आंसर तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में होता क्या है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आप तब यूज करते हो जब आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक जो आपका सैंपल आपने चूज करना है ना वो बहुत इजीली अवेलेबल हो, या फिर आपका जो सैंपल है वो क्या है बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है। उस टाइम पे आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यूज करते हो। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब क्या कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आप सैम्पलिंग करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा चाहिए कि पूरे ओवरऑल इंडिया में जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, 12th क्लास कौन कौन, मतलब 12th क्लास के स्टूडेंट से कुछ डेटा मेरे को लेना है ऑल ओवर इंडिया। तो क्या ये इतना पॉसिबल है कि ऑल ओवर इंडिया से मैं अपना सैंपल सिलेक्ट कर लूं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि आपके पास टोटल ऑल ओवर इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं। आपने स्टेट्स ले ली सारी की सारी, उन स्टेट में से आपने क्या किया, चिट बनाई और चिट बना के आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे टॉप 5 स्टेट्स चाहिए, कोई भी टॉप 5 स्टेट्स चाहिए। 5 स्टेट्स आपने सिलेक्ट कर ली। अब उन स्टेट्स में क्या आप सभी स्टेट्स में विजिट करोगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, हर एक स्कूल में जाओगे, नहीं। अब क्या करेंगे, जो भी मैंने 5 स्टेट सिलेक्ट की ना, उन 5 स्टेट्स में मैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो होंगी उनकी चिट बना के उसमें से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को कैलकुलेट सिलेक्ट करूंगी, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट। अब हुआ क्या, ऑल ओवर इंडिया से मैं 5 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गई। अब उन 5 डिस्ट्रिक्ट में मैं क्या करूंगी,
जो भी और भी आगे फर्दर इसको एक्सटेंड करूंगी, मैं टॉप स्कूल वहां पे चूज कर लूंगी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 स्कूल कौन से हैं जो टॉप पे हैं, ठीक है, उनमें से फिर 5 स्कूल मैं सिलेक्ट कर लूंगी। अब ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मेरे को पॉपुलेशन सिलेक्ट करनी है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में मैंने अपने डेटा को इतना कन्फाइन कर लिया, इतना सैंपल को इतना छोटा कर लिया कि जो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, अब मैं उस पर काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो चीज होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जहां पे आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे सैम्पलिंग यूज करते हो। पहले स्टेट्स पे आए, फिर डिस्ट्रिक्ट पे आए, फिर आप स्कूल्स पे आए, फिर स्कूल में से ओवरऑल 5 स्कूल आपने सेलेक्ट किए। फिर इसके बाद क्या चीज होती है, इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को ना कभी कभी क्लस्टर सैम्पलिंग भी बोल दिया जाता है, वैसे ये अलग भी होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग ग्रुप, बट कभी कभी इसको आप इकट्ठा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग में भी जब आपके पास वाइडली स्प्रेड पॉपुलेशन होती है ना, तब आप यूज करते हो उसको। फिर सेकंड आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है, आपको लग रहा होगा सिस्टमेटिक वर्ड है मतलब कुछ ना कुछ हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसके बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, बट सिस्टमेटिकली तो आप देखते हो चीजें, बट जो आपका फर्स्ट सैंपल होता है वो आता है रैंडम सैम्पलिंग से। इसीलिए ये जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है ये भी रैंडम सैम्पलिंग से आपकी सिलेक्ट है जो की जाती है। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या है, आप एक बना लोगे, एक फॉर्मूला बना लोगे, फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या कर रहे हो, हर ऑल्टरनेट बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हो, क्लास में से आपने सैंपल लेना है और हर ऑल्टरनेट बच्चे को सिलेक्ट करोगे। अब ऑल्टरनेट बच्चा सिलेक्ट करना इज अ सिस्टम, ठीक है, सिस्टमेटिक वे है, बट आप फर्स्ट स्टूडेंट किसको सिलेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए रैंडम है, इसीलिए ये रैंडम वेरिएबल में यहाँ पे आता है। तो एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, एक सेम ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। फिर इसके बाद आता है जजमेंटल सैंपलिंग, जो नॉन पैरामीट्रिक सैंपलिंग है। जजमेंटल सैंपलिंग में क्या होता है, इसको पर्पसिव सैंपलिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कंडक्ट की जाती है, ठीक है। अगर रिसर्चर है उसको कोई सैंपलिंग करनी है, किसी पर्पस के लिए करनी है, और उसकी वहां पे जजमेंट होती है कि हाँ मेरे लिए ये सैंपल सही रहेगा, अपनी जजमेंट से वो क्या करता है, सैंपल को सिलेक्ट कर लेता है कि हाँ जो मुझे डेटा चाहिए वो ये लोग दे सकते हैं, तो वहां पे ये जजमेंटल सैंपलिंग है जो यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स होंगे, और ये क्या होगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट पोजीशन पे होंगे। मतलब रिसर्चर ने अपने जजमेंट लगा के ये बंदे सिलेक्ट कर लिए कि ये लोग मेरे को सही इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। इसको पर्पसिव सैंपलिंग भी बोलते हैं, और इसको साथ ही साथ एक और नाम है इसका, मैंने लिखा था यहाँ पे, सिलेक्टिव सैंपलिंग और सब्जेक्टिव सैंपलिंग भी बोला जाता है, क्लियर। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड में क्या चीजें होती है, आपके पास हेट्रोजीनियस सब पॉपुलेशन है, ठीक है, अलग अलग तरह के यहाँ पे आपके पास लोग हैं, उनमें से आप एक सैंपल ड्रॉ करते हो और उस लोगों को निकालते हो कि जो जो सैंपल आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आपको सिलेक्ट करने हैं रैंडमली, ठीक है, कोई बायसनेस नहीं, रैंडमली सिलेक्ट करते हो, एक सैंपल बनाते हो, देन उस सैंपल को आप स्टडी करते हो, ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और भी बहुत सैंपलिंग है इसमें, ठीक है, रैंडम और नॉन रैंडम दो तरीके की है, उसमें चलिए देखिए सैंपलिंग में होता क्या है। सैंपलिंग जब आप करते हो ना, आप ये देखते हो कि कहाँ कहाँ से आप सैंपल लोगे, डेटा कहाँ से लोगे, किस तरीके के मेथड है जो यूज करोगे डेटा कलेक्शन के लिए। तो आपके पास दो तरीके की सैंपलिंग होती है, एक होती है रैंडम, एक होती है नॉन रैंडम बोल सकते हो या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक बोल सकते हो। एक प्रोबेबिलिस्टिक बोल लो एक को, और एक नॉन प्रोबेबिलिस्टिक जिसको रैंडम और नॉन रैंडम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज होती है, रैंडम में क्या है कि आप क्या करते हैं, कोई भी बाइसनेस नहीं होती, ठीक है, आप इक्वल चांस देते हो, जो भी आपके पास पॉपुलेशन है ना उसको कंप्लीट चांस मिलता है, उसमें से आप जो सिलेक्शन करोगे वो अनबाइस बेसिस पे करोगे, रैंडमली करोगे, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करोगे, कुछ भी आपकी एजम्पशन है वो वहां पे नहीं होती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसमें ना एक चीज मैं आपको बताती हूँ, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या चीज होती है। अभी ना एक और, अभी हमने किया था सिस्टमेटिक सैंपलिंग, तो मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग तो नॉन प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आप एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हो, उस फॉर्मूले के बेसिस पे आप सैंपल को सिलेक्ट करते हो। इसमें ना एक चीज आती है, एक और स्टेप होता है, ठीक है, ध्यान से समझना सैंपलिंग में क्या चीज होती है। दो तरीके से बाइफर्केशन है, एक है अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग का मतलब है कि आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, विदाउट कंट्रोल सैंपलिंग करते हो, ठीक है, ये होती है यहाँ पे प्योर रैंडम सैंपलिंग, और नॉन रैंडम सैंपलिंग में दोनों चीजें होंगी, इसमें आगे फर्दर बताती हूँ। कुछ होती है रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। रिस्ट्रिक्टेड क्या होता है कि जहां पे कुछ ना कुछ आप कंट्रोल लेके चलते हो, कुछ ना कुछ सैंपलिंग करते हुए ना, रैंडम सैंपलिंग भी जब आप कर रहे हो वहां पे भी कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा।
तो अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग जो होती है ना, इसमें क्या चीजें आती है, इसमें दो तरीके की आपकी रैंडम और नॉन रैंडम कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी देखना है यहाँ पे। अनरिस्ट्रिक्टेड के केस में अगर प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहां पे आप कुछ नहीं लेके चल रहे, बस आपने क्या किया, देख लिया आपने कितने लोग हैं, मुझे इतना सैंपल चाहिए तो वो आपने ड्रॉ कर लिया बस, ठीक है, वो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आता है, आइसबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। आइसबॉल सैम्पलिंग पता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग जिसको बोलते हैं, जहां पे आप क्या करते हो, आपको ये नहीं पता कि मेरी जो सैंपल है, पॉपुलेशन जिसको मेरे को स्टडी करना है, वो बहुत वाइडली है, ठीक है, बहुत वाइडली क्या बोलते हैं स्कैटर्ड है, और आपको वो इजिली अवेलेबल नहीं है पॉपुलेशन। तो आप क्या करोगे, ऐसे लोगों को ढूंढते हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा आपके जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच कर रहे हैं, देन वो लोग आगे किसी और को रेफर करेंगे, देन वो लोग आगे रेफर करते हैं, तो इसको बोलते हैं आइसबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो वो बिल्कुल क्या आती है, अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के अंदर आती है, नॉन प्रोबेबिलिटी के केसेस में। और इसमें एक और चीज आती है, वो होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है कि रिसर्चर क्या करता है ना, वो जाता ही नहीं है पूरे पॉपुलेशन के पास, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाता है जो बहुत इजिली है उन तक रीच करना, ठीक है। कन्वीनियंस मतलब क्या, कि आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप सैंपल सिलेक्ट कर लेते हो, वो आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग में। फिर इसके बाद यहाँ पे सैम्पलिंग में ना रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग भी होती है, जहां पे आप कंट्रोल लगा के चलते हो। ये रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आती है, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, ये सारी चीजें आती हैं। जहां पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी इसमें आती है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, पहला तो कोई जो सिलेक्ट कर रहे हो उसको तो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो, बट कुछ डायमेंशंस आप लगा देते हो, कुछ आप चीजें हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हमने क्या किया था, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में मैंने रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाई थी, पहले मैंने स्टेट वाइज उसको छोटा किया सैंपल को, देन डिस्ट्रिक्ट वाइज छोटा किया, देन मैंने टॉप स्कूल्स थे वो सिलेक्ट किए, उन सभी स्कूल्स में से 5 स्कूल्स हैं जो सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पे क्या है, किया तो रैंडमली सिलेक्ट, कि मुझे नहीं पता कौन सी स्टेट आएगी, मैंने अपनी मर्जी से स्टेट सिलेक्ट नहीं की, बट मैंने ये चीज जरूर मेक श्योर की कि मैं क्या करूं, यहाँ पे अपना जो सैंपल मैं ले रही हूँ ना, वो उस अकॉर्डिंग लिया जाए कि मेरे को इजी हो वहां तक रीच करना और इजिली मैं उसको स्टडी कर सकूं। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है, मल्टी स्टेज है, ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है जो बनती है। डेप्थ में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या चीजें आती है, यहाँ पे जो आइसबॉल है, कन्वीनियंस है, वो तो अनरिस्ट्रिक्टेड में हो गई। इसके बाद आती है जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, एक अपनी जजमेंट बना ली कि इन लोगों से ही मुझे क्या है डेटा मिल सकता है, इन लोगों से ही जो ये सैंपल सेलेक्ट कर लूं तो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद एक आती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में ही, इस पर्टिकुलर सेक्टर में ही मुझे क्या करना है, जो लोग चाहिए ना, वो इतना कोटा आपने डिसाइड कर लिया, उन लोगों में से ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये होता है रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। फिर इसके बाद एक आती है डायमेंशनल सैम्पलिंग, वो भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग ही है, जिसमें आप कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, जो कंट्रोल के साथ आप अपनी सैम्पलिंग है उसको चूज करते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अपने नोट्स में एड ऑन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज मैंने थोड़ी एडिशनल ऐड की है यहाँ पे, अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड, शायद आप में से किसी ने पढ़ा भी हो, बट अच्छा पॉइंट है, आगे फर्दर ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं तो चांसेस है कि इस तरीके